हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज के 100 लेक्चर पे आ गए हैं। तो हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम 100 लेक्चर में आ गए हैं। तो कुल मिला के आज 1000 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप चाहते हैं ये 100 की आगे 1000 लेक्चर्स तक भी ये सीरीज आगे तक पहुंचे। ओके, तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस पॉजिटिव नोट में कि आज हमारा 100 लेक्चर है। तो आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज ऑल्सो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स। याद रखिएगा क्यों 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मैंने रखा है, इसका रीजन भी है क्योंकि जो भी आज मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो किसी ने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उसके लिए एडवांटेज है। जिसे नहीं सॉल्व किए होंगे स्टिल आप ट्राई करें, कुछ सीखने का आप ट्राई करें कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कराएंगे आप उसको सॉल्व करें और किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है आप वो टेक्निक देखें। ओके, तो 100 लेक्चर हम आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है दैट कुड बी एन इजी क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन है यहां पर गदर। ये गदर क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा है एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था। सेकंड है एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर है। थर्ड है ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन है। फोर्थ है कम्युनिस्ट मूवमेंट है इंडिया फ्रीडम की जिसका हेडक्वार्टर ताशकेंट है। तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। आपने गदर मूवमेंट के बारे में सुना होगा, दैट इज वेरी फेमस। ओके, इसका करेक्ट आंसर मार्क भी कर लिया होगा जिसको आता होगा। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, याद रखिएगा आपको सैन फ्रांसिस्को याद आ रहा होगा। ठीक है, तो यस, गदर मूवमेंट जो उसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को था और एक रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन थी। ओके, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो गदर मूवमेंट थी 1913 में स्टार्ट हुई। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाला पर्सनालिटी कौन था? हु वाज द मेंबर हु फॉर्म गदर मूवमेंट, या गदर मूवमेंट का मेन लीडर कौन था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर पहले का आंसर दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां इंपॉर्टेंट डांसेस लिखे हुए हैं। आपको पता होगा देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस। ओके, तो मैंने यहां पर कुछ डांस लिखे हैं, गरबा, मोहिनीअट्टम, यक्षगाना। ओके, दीज आर द 3 डांसेस व्हिच आई हैव मेंशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इन तीनों डांस में, गरबा, मोहिनीअट्टम और यक्षगान में कौन सा डांस क्लासिकल डांस है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने डांस इसमें 1, 2 या तीनों ही क्लासिकल डांस है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब यहां पर कुछ डांसेस लिखे, हो सकता है क्लासिकल हो सकता है क्लासिकल ना भी हो। ठीक है, जैसे गरबा लिखा हुआ है, बगल में गुजरात लिखा हुआ है। सेकंड मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटका। ओके, दीज आर द 3 डांसेस, उनके बगल में स्टेट लिखे हुए हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो गरबा सबको पता होगा, यस सर इट्स गुजरात। तो अगर फर्स्ट सही है ना, और मोहिनीअट्टम भी पता होगा आपको, इट्स वन ऑफ द फेमस क्लासिकल डांस में आपको बताऊं जो कि कहां पर होता है। ओके, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि याद रखिएगा उड़ीसा में नहीं होता है। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है मोहिनीअट्टम होता कहां पर है। ठीक है, दैट इज वेरी इजी। मैंने आर्ट एंड कल्चर में पूरे डांसेस कवर किए हुए हैं तो एक इजी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सेकंड ऑप्शन अगर रॉन्ग है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम 2 ऑप्शंस में आ जाते हैं ए एंड सी। 1 मतलब सही है, गरबा गुजरात में है, और जिसको नहीं पता यक्षगान जो डांस है वो भी एक कर्नाटका का ही डांस है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पे जाता है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सबसे पहले बताइए इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है। दूसरा, 8 क्लासिकल डांस के भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल डांस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए और वो किस रीजन से बिलोंग करते हैं ये भी पता होना चाहिए। आपको लेक्चर्स की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल सकती है। व्हाट्सएप नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। ठीक है, याद रखिएगा ये मैंने 8 जितने क्लासिकल डांस है उनकी इमेज बना रखी है, बट आप उनके नाम और किस स्टेट में हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर था दैट इज सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, कुछ बुद्धिज्म की हम बात करते हैं। इंडिया चाइना का ऑफ कोर्स इश्यूज चल रहे हैं, तो बुद्धिज्म एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हिस्ट्री में जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ फेमस श्राइन लिखी है बुद्धिज्म की और यहां उनकी लोकेशंस लिखी हैं। आप देख रहे हैं यहां पे वैली लिखी हुई है, ठीक है, और एक प्लेस लद्दाख भी लिखा हुआ है। अब आपको ये जो श्राइन्स हैं बुद्धिज्म की उसको बताना है कौन सी करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, एक है टैबो मोनेस्ट्री जिसे टेंपल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, वहां पे लिखा है स्पीति वैली। ओके, नेक्स्ट लिखा है लोहोत्सवा लकगांग टेंपल नाको जिसके बगल में लिखा है जंस्कर वैली। जंस्कर वैली आई थिंक आपने सुना होगा जंस्कर वैली कहां पर है। ठीक है, और आलची टेंपल कॉम्प्लेक्स जिसके बगल में लद्दाख लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आलची टेंपल कॉम्प्लेक्स, ये शायद कुछ लोगों को पता होगा, यस इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, स्टिल मैं डाउट में हूं क्योंकि बी सी डी तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं नाको की बात करूं तो याद रखिएगा वो जंस्कर वैली पे नहीं है। ठीक है,
है, क्योंकि ये जो नाको है, याद रखिएगा लखोत्सवा लखगांग टेम्पल नाको जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो झस्कर वैली है ये तो अपन ने कारगिल में देखा हुआ है, मतलब लद्दाख, आज की डेट में लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। तो झस्कर वैली तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है और ये मैं हिमाचल प्रदेश बोल रहा हूं, तो सेकंड रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है। तो आई थिंक मेरा आंसर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। फर्स्ट मुझे नहीं भी पता होगा तो दैट इज एट स्पीति वैली। अब आपके दिमाग में सर ये स्पीति वैली कहां है, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा स्पीति वैली इज ऑल्सो एट हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये नाको जो है याद रखिए इट इज ऑल्सो एट हिमाचल प्रदेश, बट याद रखिएगा आलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स यस इट इज एट लद्दाख, और जो झास्कर वैली लिखा हुआ दैट इज एट कारगिल, याद रखिएगा, तो वो रॉन्गली मैच था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1 and 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन न्यूज में भी है बिकॉज नेशनल काउंसिल ऑफ रिवर गंगा की अभी मीटिंग हुई है जो कि कानपुर में हुई है, ठीक है, तो इसलिए ये काउंसिल भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड है लिखा हुआ है, ये स्टैब्लिश्ड हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। थर्ड ऑप्शन, नेशनल काउंसिल ऑफ रिवर गंगा जो है उसको चेयर्ड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताएं इनमें से करेक्ट कौन से हैं, तो ये आई थिंक पता होगा, कानपुर में जो मीटिंग हुई है उसको चेयरमैन ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर ही है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस नेशनल काउंसिल ऑफ रिवर गंगा के वाइस चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैट्यूटरी बॉडी, यस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और फर्स्ट ऑप्शन जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, नहीं, याद रखिएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर स्टैब्लिश नहीं हुआ है। तो आपके दिमाग में सर फिर किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 2 and 3 आर करेक्टली मैच, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड में आपको बताऊं 1962 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, और 1962 के अंदर फॉर्म हुआ था किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट 1960। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी का यही तरीका है कि वो आपको एक्ट गलत लिख देता आगे जनरली, और आपको पता होना चाहिए कौन से एक्ट के अंदर था, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था, ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में आते हैं, ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक इंपॉर्टेंट स्टाइल पूछी है, पंचायतन स्टाइल, याद रखिएगा पंचायतन स्टाइल पूछा गया है कि ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, कल्चर हिस्ट्री में फेमस है, ये है क्या, पंचायतन स्टाइल होता क्या है। पहला लिखा है ये असेंबली ऑफ विलेज एल्डर्स है, रिलीजियस सेक्ट है, स्टाइल ऑफ टेंपल कंस्ट्रक्शन है, या एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी है, ठीक है। तो किसी ने थोड़ा बहुत बेसिक आर्ट एंड कल्चर पढ़ा होगा, या तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तो यस आपने करेक्ट आंसर मार्क किया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये एक टेंपल कंस्ट्रक्शन का ही स्टाइल है, पंचायतन स्टाइल। इसको आप नॉर्थ इंडिया में देख सकते हैं, स्टाइल को देख सकते हैं, यहाँ पे टेंपल बना हुआ है ना, यहाँ पर आप ज्यादा बेसिक देख सकते हैं 5 जगह देख रहे होंगे आप, गॉड की इमेज रखी हुई है, तो दिस इज द स्टाइल ऑफ व्हाट, टेंपल कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा ये टेंपल बना हुआ आप देख सकते हैं, 5 जगह, एक सेंटर में है, सेंटर श्राइन है, और उसके बगल में 4 जगह पर गॉड इमेजेस की, जो गॉड होते हैं उनकी इमेजेस रखी जाती हैं। सो दिस आर द पंचायतन स्टाइल। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हिल्स लिखी हुई है, बगल में रीजन लिखा हुआ है, मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए ये क्वेश्चन हो सकता है आपको हिल्स और रीजन नहीं भी पता हो, स्टिल आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कार्डमम हिल्स, क्या ये कोरोमंडल कोस्ट में है? सबको पता होगा कार्डमम हिल्स जो है साउथ मोस्ट हिल्स हैं और वो वेस्टर्न घाट्स में है, अगर आपको आइडिया होगा। कार्डमम कोस्ट, ये तो कोस्टल एरिया है, तो क्या कोस्टल एरिया में कार्डमम हिल्स है? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग है, आपको ऐसे सॉल्व करना है, याद रखिएगा। और फर्स्ट अगर आप कट कर देते हैं तो अभी आप 3 ऑप्शन में आ जाते हैं, ठीक है, 2, 3, 3, 4 या 2 and 4। तो दीज आर द 3 ऑप्शन विच आर लेफ्ट। ओके, अब कैमूर हिल्स की बात करते हैं, नहीं पता है तो महादेव हिल्स तो पता होगा आपको, बहुत लोग मध्य प्रदेश से होंगे, उनको पता होगा महादेव हिल्स, यस सेंट्रल इंडिया। तो थर्ड अगर करेक्ट है तो अगेन ऑप्शन नंबर डी भी कट जाता है, 2 ऑप्शन बचते हैं बी और सी, मतलब 2 और 3 सही हो सकता है या 3 और 4 सही हो सकता है। मिकेर हिल्स नॉर्थ ईस्ट आपने पढ़ा होगा, यस इट इज एट नॉर्थ ईस्ट, और कैमूर हिल्स कोंकण कोस्ट में नहीं है, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3 and 4। अब आपको मुझे बताना है जो कैमूर हिल्स है, ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑफ कोर्स ये कोंकण कोस्ट में नहीं है, बट आपको मुझे इसकी लोकेशन बताना है, ये कहां पर लोकेटेड है। तो यहां पर दैट इज ऑप्शन नंबर सी है, 3 and 4। याद रखिए जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, इससे आपका ही बेनिफिट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अरब स्प्रिंग की, ये ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, बट स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है। अरब स्प्रिंग जो है ये ओरिजिनली स्टार्ट कहां से हुई थी? स्टार्ट 2010 में हुई थी और 2012 तक ये अरब स्प्रिंग चली थी, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स अ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऑप्शन है इजिप्ट,
ये लेबनान, सीरिया या ट्यूनीशिया, तो कहां से स्टार्ट हुई थी? तो जिसको नहीं पता है याद रखिए, अरब स्प्रिंग इज वेरी फेमस, ठीक है, मिडिल ईस्ट का बहुत फेमस है। ट्यूनीशिया याद रखिएगा, ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी मूवमेंट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस काउंसिल जो मैंने लिखा हुआ आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स पूछे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक क्वेश्चन आपने देख रखी होगी, वहीं पर 8 कंट्रीज हैं जो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। इंडिया इस काउंसिल की मेंबर नहीं है, बट इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है इस काउंसिल का, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन आपके सामने कौन मेंबर है? डेनमार्क, जापान, रशिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपके दिमाग में होगा सर आर्कटिक ओशन की बात करें तो यहां पे सब टच हो रहे हैं, तो मे बी ऑल आर द मेंबर्स, बट ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। इसके मेंबर्स कौन से हैं? रशिया है, बिल्कुल है रशिया, डेनमार्क है, डेनमार्क भी है, और यूएसए भी है, ठीक है, बट जापान और यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट आंसर नहीं है, दे आर नॉट द मेंबर्स। तो 135 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा आर्कटिक काउंसिल आपको पता होना चाहिए, इंडिया इज ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला हुआ है। और मैं इसके मेंबर्स की बात करूं तो मैंने यहाँ 8 मेंबर्स लिख दिए हैं, विच आर द मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। जो मेन मेंबर्स हैं ऑफ कोर्स ऑब्जर्वर स्टेटस इंडिया को मिला हुआ है, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये सब हैं इसके मेंबर्स, बट याद रखिए जापान नहीं है जो मैंने लिखा, यूनाइटेड किंगडम ये भी उसके मेंबर नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पॉलिटी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट लिखे, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट मैच है। पहला स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बनाता है फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस, ठीक है, ये स्टेटमेंट शायद आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। सेकंड है जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शैल बी एक्सप्रेस इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दीज आर द 2 ऑप्शंस। मैं आपको पहला पॉइंट तो आपको मुझे ये बताना है ये दोनों पॉइंट किस आर्टिकल में मेंशन है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऑप्शन है 74 आर्टिकल, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76 या आर्टिकल नंबर 77। तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ये दोनों पॉइंट्स एक आर्टिकल में मेंशन है, मैंने 4 ऑप्शंस दे दिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो पहला पॉइंट, यस इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, जिसको भी पता होगा उसने आंसर मार्क भी कर लिया होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको लग रहे होंगे सर थोड़ा पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है, तो मेरा मानना है यूपीएससी में आपके इतना टाइम नहीं होता है, विद इन 1 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व भी करना है। रिमेंबर 100 क्वेश्चन है, एक मिनट में भी आप अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 100 मिनट्स लगते हैं, 20 मिनट आपके पास टोटल बचेंगे, आपको मार्क भी करना है और एक बार चेक भी करना है, तो 120 मिनट्स हो जाते हैं। तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर मार्क करना है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, एग्जीक्यूटिव एक्शन जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं, ना कि प्राइम मिनिस्टर के नाम पे। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, दैट इज 1 ओनली। रिमेंबर, तो किस आर्टिकल में ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, 74, 75, 76 या 77। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10th में, और केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से केमिकल चेंज का एग्जांपल कौन सा है। दीज आर 3 ऑप्शंस, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मेल्टिंग ऑफ आइस, सोरिंग ऑफ मिल्क। दीज आर 3 ऑप्शंस, आपको बताना है केमिकल चेंज, या देखिए फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, तो इसमें से बताना केमिकल चेंज के कौन से एग्जांपल हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन 1, 2, 3 ओनली, 1, 2, 3 या नन ऑफ दीज। आई थिंक जिसको आइडिया होगा वो मार्क करना चालू कर दिया होगा। कुछ लोग सोचेंगे तीनों ही केमिकल चेंज है, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं तो ठीक है, तो इस करेक्ट आंसर मार्क करना। आई होप आपने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 ओनली। सोरिंग ऑफ मिल्क इज an example of what? That is chemical change. Okay, so we have done with the today's series. I hope आप लोग का जो कट ऑफ है 10 आउट ऑफ 10 नहीं तो स्टिल आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आज हम 100 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि की बात है कि वी हैव डन विद द 100 लेक्चर, और ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज आप लोगों ने सपोर्ट किया है, आप लोगों ने कमेंट किए हैं सारे क्वेश्चंस में, और शायद आपको भी इससे बेनिफिट हुआ है। ऑफ कोर्स हमें तो बेनिफिट होता ही है क्योंकि आप इसमें कमेंट करते हो तो एक मोटिवेशन हमको जरूर मिलता है। तो 100 लेक्चर है, बेस्ट ऑफ लक, हो सकता है ये 100 लेक्चर और आगे जाएं। आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहे लेक्चर्स में। याद रखिएगा लेक्चर्स बीच में सिर्फ इसलिए रुकते हैं बिकॉज द व्यूज, ठीक है, हमें उतने व्यूज नहीं मिलते हैं, बट स्टिल जब तक कुछ हमारे रेगुलर लोग हैं जो हर बार देखते हैं, हर बार कमेंट करते हैं, आई होप आपको एग्जाम में बेनिफिट दे और आपका एग्जाम जरूर क्लियर हो। जब आपका एग्जाम क्लियर होगा तब आपको इसका एडवांटेज समझ में आएगा, और हो सकता है बाकी लोग को ही बताएंगे कि इसका एडवांटेज कितना ज्यादा है। तो डू कमेंट ऑन योर लेक्चर, और कमेंट भी मैं वो बोलता हूं, ये नहीं लिखना है थैंक यू सर वगैरह वगैरह, ये तो आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट मैं आपसे कमेंट बोलता हूं, जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं वो कमेंट करें, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए भी बेनिफिट हो। ओके,
इसका पीडीएफ आपको चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहां पर भी हमने नंबर लिख रखा है। आप इसकी पीडीएफ प्लस हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, उन सब की पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको अदर इनिशिएटिव्स भी हम डेली प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा उसका एक नॉमिनल चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, 200 रुपीज ईयरली, 50 पैसे अ डे, जिसमें आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल रही है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट एडवांटेज, आप इसको ज्वाइन जरूर करें, जिसमें आपको एक एडवांटेज जरूर मिले। ओके, स्टिल अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।